अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ़ क्लासरा। नाजरीन, जब से ख्वाजा आसिफ ने वजारत दिफा का चार्ज संभाला है, रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानियाँ करवा कर चले जाते हैं कि 1 दिन की मोहलत, 2 दिन की मोहलत दें, लापता अफराद बाजियाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और अब आसमान गिरे या जमीन फटे, लापता अफराद पेश करना ही होंगे, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। जिस पर वज़ीर दिफा ने कहा कि हम आज अदालत को खुशखबरी देंगे। कल हफ्ता और इतवार है और इस केस को सुनने के लिए इन 2 दिनों में भी हमें अदालत लगानी पड़ी तो लगाई जाएगी। आज 10:30 बजे इस केस की समाअत है। क्या खुशखबरी दी जाएगी? आज फिर इस मामले को लटकाने की कोशिश की जाएगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चौधरी निसार नादरा चीफ के मामले पर भी बरस पड़े। अपोजिशन बेंचों की जानिब से भी आवाजें आई, जबकि मामला अभी तक कोर्ट में है। उधर हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कर दी है। तारिक मलिक के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई है। देखते हैं कि मामला कहां तक जाएगा। और कुछ जिक्र करेंगे जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफा सदर नेल्सन मंडेला का, जो 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। नस्ल परस्ती और नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद की अलामत समझे जाने वाले नेल्सन मंडेला के इंतकाल पर मुल्क भर में शोक का ऐलान किया गया है। कैसी खिदमात थी इनकी खिदमात को याद रखा जाएगा, आज इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रोजाना की तरह खबरें लेंगे कायसाबर क्लास साहब से। सबसे पहले क्लास साहब से आज लेते हैं। जी क्लास साहब, आपके पास क्या खबरें आज? जी शाहजिया, कल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब के तरक्याती फंड्स के हवाले था, जो रोज़नामा दुनिया और दुनिया टीवी के अरशद शरीफ के प्रोग्राम क्यों में बैठ के हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था। उस फैसले की कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे और कुछ उसकी इम्प्लिकेशन बताएंगे कि उसका मुस्तकबिल में कुछ असरात पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते, या इसी तरह ये तरक्याती फंड अरबों रुपए के हैं, उनकी बंदर बांट उनकी जारी रहेगी, और कौन कौन बड़े लोग थे जिन्होंने यहाँ से फंड्स यहाँ से लिए, कुछ नोटेबल से, कौन कौन से इलाकों के फंड्स किसी दूसरे सूबे या हल्के में लगाएंगे। एक तो आप उसकी ये डिटेल जो है वो पूरी की पूरी सुनाएंगे। और साथ ही मेरा ख्याल है कल यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर का बहुत बड़ा अहम इजलास था, जिसमें तारक मलिक को बुलाया गया था, चेयरमैन नादरा, और उन्होंने पहली दफ़ा खामोशी अपनी तोड़ी है और इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं कि कैसे उनकी पूरी फैमिली को, उनकी बीवी बच्चों को यहाँ धमकियाँ मिल रही थी, और कैसे हुकूमत पाकिस्तान खुद इस अमल में शरीक थी कि चेयरमैन नादरा को सज़ा दी जाए, और कैसे इनको बाकायदा लाहौर बुलाकर धोखा दिया गया। वो पूरी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं कि जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे लाहौर में बैठे हुए, तो उसी वक्त उनकी बरतरफी की समरें तैयार की जा रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक उनका अकाउंट है, और कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी उनके पीछे खड़ी हुई है, तो वो बताएंगे। और साथ में इसके ये भी जिक्र करेंगे उसी कमेटी के हवाले से कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद का था, यहाँ पे उसको टच करने से गुरेज़ा हैं। और चौधरी निसार अली खान साहब जो बड़ी धुआंधार तकरीरें करने के लिए मशहूर हैं, ऑन ग्राउंड वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जो रहमान मलिक साहब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ पे उन्होंने अरबों रुपए का ये पाकिस्तान के ज़ाय किए हैं, उस पर वो उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और अब ये पॉलिटिशियन भी इनको ये टच करने को एक दूसरे को तैयार नहीं है। तो ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, कैसे आप क्या बताएंगे? शाहजी, एक तो ज़र ज़मीन के दिन के हवाले से हम देखेंगे बड़े खौफनाक फिगर्स हैं कि कितनी तेज़ी से हमारी ज़मीन जो है वो सेम थोर का शिकार हो रही है। रोज़ाना कितने 100 एकड़ जो हैं वो, और सालाना कितने हो रहे हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे, कल एक मीटिंग थी सेव द चिल्ड्रन, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी, और लोकल पार्टनर जो हैं, उसमें हम देखेंगे कि कुछ नए फिगर सामने आए हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है, वैसे तो 3.5 लाख बच्चे सालाना मरते हैं यहाँ पे 5 साल की उम्र पहुँचने से पहले तक, लेकिन उसमें ग़िज़ा की किल्लत से कितने फ़ीसद मरते हैं और ये क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। फिर ज़ाहिर आपने मंडेला की बात की तो कुछ उस पर भी हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नाज़िम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत है आज 10:30 बजे। क्लास साहब, कल जब इस केस की समाअत के दौरान अदालत हुक्मनामा जारी करने वाले थी, अचानक ही अर्जेंट फ़ोन आता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद वज़ीर दिफा कहते हैं कि हम आपको आज खुशखबरी सुना देंगे। ये खुशखबरी का लफ्ज़ भी डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए हम कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया, या हुकूमत वाकई खतरनाक नताइज से आगाह हो चुकी है? ये बड़ा जो मैं रीड किया है इस हुकूमत के, इसके स्टाइल है, इसके टैक्टिक्स हैं, ये दिखाते कुछ हैं और मारते कुछ हैं। मतलब उसमें मैं अब उस पर बाद में आगे प्रोग्राम में, लेकिन मैं उसमें ये रेफरेंस देने में हवाला नहीं है। कल इन्होंने 3 डाइवर्जन किए हैं कल हुकूमत पाकिस्तान ने, और किसी ने रीड नहीं की द वे इट शुड हैव बीन रेड,
कल इन्होंने फरमाया है, चौधरी निसार अली खान साहब ने कौमी असम्बली में बयान दिया है कि ये जो मामला है अंगूठों की वेरिफिकेशन वाला, हम जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को दे देते हैं जो तहरीक इंसाफ के। उनका क्या काम है ये मैं आपको बता रहा हूँ, डिवाल्ट कैसे करते हैं, खुशखबरी पे आता हूँ मैं। उन्होंने कहा जस्टिस वजीहुद्दीन साहब कर लेंगे। भाई जस्टिस वजीहुद्दीन साहब का क्या काम है उनके पास? उनको वैसे आप उनके रैंक्स को तोड़ना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को, जस्टिस साहब भी खुश हो जाएंगे कि देखें जी मैं तस्दीक कर रहा हूँ। उनके पास कोई टेक्निकल नो हाउ है, उनके पास कोई फोर्स है, उनको क्या पता है कि अंगूठों की तस्दीक कैसे करनी है। असल मकसद क्या है कि चेयरमैन नादरा को एक साइड पे ये करके जो इनके एक दो बड़े लोग अब ये लाहौर के हलकों में जिन पे धांधली की मेरा ख्याल है साबित होने वाले, उनको बचाया जाए, ये डिवाल्ट करने की एक इन्होंने कोशिश की। कल सुप्रीम कोर्ट में ये जो आप बता रहे हैं उन्होंने खुशखबरी देंगे, भाई ये बात जो है ये पिछले कई दिनों से आप इनको बता रहे हैं। अदालत ने कल बकायदा डांटा है ख्वाजा आसिफ साहब को कि हुजूर आपने 3 दिन पहले कुछ और बात की थी, आज कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। सो ये इनको डिवाल्ट करने का प्रोसेस है। अब तीसरा देखें इन्होंने कैसे एक वो कहते हैं ना खब्बी दिखा के सज्जी मारने वाला काम जो पंजाबी में कहते हैं। कल ये तारिक मलिक साहब ने वहाँ पे डिस्क्लोजर किया है कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर बुलाया था कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम लैपटॉप ये स्कीम, यूथ ये स्कीम, इनके रिलेटेड ये बताएं कि आप कैसे नादरा हमारी मदद कर सकता है। वो उन्होंने 6 घंटे लगा के ब्रीफिंग लगाई, लाहौर पहुंचे, उनको वहां पे बताया गया जनाब शहबाज शरीफ साहब तो चले गए ना इस्लामाबाद, उन्होंने जनरल कियानी साहब से मिल रहे हैं, आप राना सनाउल्लाह साहब से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं राना सनाउल्लाह साहब को ब्रीफिंग दे रहा था बड़ा खुश होकर और बड़ी डिटेल के साथ, तो उसी वक्त इस्लामाबाद में मेरी ये बरतरफी की समरियाँ तैयार हो रही थी। ये इनके टैक्टिक्स हैं कि आप जस्टिस वजीहुद्दीन को दे देंगे, खुशखबरी सुना देंगे, ऐ मलिक साहब लाहौर तशरीफ लें, शहबाज शरीफ साहब बड़े संजीदा हैं, उनको ब्रीफिंग दें और पीछे से समरियाँ तैयार करें, ये खुशखबरी भी सामने आ जाएगी। नहीं, अब काजी साहब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हसास मालूमात है लापता अफराद के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब ये बहाना चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट? तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा इस इशू का क्या होता है। इससे पहले जितने इशू आए हैं वो भी हम देखते रहे वो कैसे रिजॉल्व हुए हैं। मगर ये जो भी क्लासा साहब बात करें, मैं इसमें ज़रूर बात करना चाहता हूँ। मेरा ज़्यादा तारफ़ नहीं था तारिक मलिक साहब से, फिर मैंने एक कॉलम पढ़ा बरादर मोहम्मद मीर का, इनकी ज़िंदगी के बारे में। फ़तह मोहम्मद मलिक साहब से भी हमारी न्याज़मंदी रही है, बहुत बड़े दानिशवर रहे हैं। वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आए इसलिए कि मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। उधर उनकी तनख्वाह अच्छी रकम कमा रहे थे वो अमेरिका में, तो मेरा ख्याल है वो तशरीफ ले ही जाएं तो अच्छा है यहाँ से। बहरहाल कोर्ट सबजुडिस मैटर सबजुडिस है और हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और ये कल असम्बली को भी रेस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है। तो इस पर खैर ये जो मामला है ये मैं समझता हूँ कि अगर वो ले आते हैं तो ये बड़ी एक लैंडमार्क बात होगी। कुछ 2, 4, 10, कल 4 बंदों की बात की उन्होंने, 5 से 6 कह रहे हैं कि 5 से 6 बंदों की बात की। एक तारीख हो, एक कहीं रुकावट आए कि भाई अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है कहीं पे भी तो आप लोगों को उठा के आप हम फिर बांग्लादेश बनने से रोक लेते हैं ना। अगर इस तरह रुकता है तो हम रोक लेते हैं। बात यह है कि वहां पर यहाँ वैसे क्या हो रही थी, बंगालियों के कद छोटे हैं, बंगाली फौज में नहीं जाते, बंगाली फलां नहीं करते। आज उनके फिगर्स देखें, हालांकि इसी एक बेहुदा से निज़ाम में वो भी रह रहे हैं जिसमें हम जिंदा रहने पे मजबूर हैं, मगर इसमें भी उनकी अचीवमेंट्स देखें। तो हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को दूर नहीं करना और अपने इंस्टीट्यूशंस में ला के उनको सजा या जजा करनी है। इसमें देखते हैं हम 5 दिन गुजारने की कोशिश की जाएगी। नहीं, ये अब आप ज्यादा कुछ मेरे ख्याल में जिस तरह की पिछली कार्रवाइयां देखें, आप पिछले आप जितनी भी समात है उसमें देखें। मैंने फिर कहा है कि ये जो देखें मैंने यहाँ पे कोट किया था बड़े माशाल्लाह बड़े एक इनके ज़हीन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई इनकलाब करके नहीं, उनका मतलब क्या था कि एक एग्जिस्टिंग पावर का स्ट्रक्चर है, इसमें हम आ चुके हैं किसी वजह से फॉर वन रीजन आर दी अदर, अब हम इसको तोड़ के नहीं आए, हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी ना एक मलफूफ अंदाज में हमें बात समझा दी थी कि भाई आप हमारी लिमिटेशन भी देखें और हम भी। अब मसला लेकिन ये है कि अब आए हैं आप तो आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जो आवाम आपको वोट डालते हैं और जब आप उनसे वादे करते हैं तो वो तो कहते हैं कि भाई आप पूरे करके दिखाएं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नादरा चेयरमैन तारिक मलिक के सनसनीखेज इंकशाफात की जो कल उन्होंने सेनेट की कायमी कमेटी बराए दाखिला में किए। क्या इंकशाफात इस हवाले से आपसे डिटेल शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गोजरा से एक कॉलर है मलिक अमजद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, गोजरा से मलिक अमजद इस्लाम अमजद बात कर रहा हूँ। जी बोलिए।
मेरा सबसे पहले तो सबको सलाम जी। सईद काजी साहब भी बैठे हैं और कासरा साहब भी माशाल्लाह इस्लामाबाद में इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं। तो एक दो छोटे छोटे मेरे सवाल आते हैं। एक तो लापता अफराद के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट जो मुसलसल इस पे जो है वो शरारत कर रही है कि लापता अफराद को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलसल लेतोलाल से काम ले रही है। अगर आज भी मतलब जो है वो इसी तरह ये रवैया अख्तियार करती है हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी कहाँ पे खड़ी होगी? उसका क्या अगर वो हुकूमत जो है वो अफराद को पेश नहीं करती तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का वकार या उसका तकद्दुस वो कहाँ पे खड़ा होगा? और दूसरा एक छोटा सा मैं रोज क्लासरा साहब से स्पेशली अपना बात करना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि हमारे मीडिया में भी बहुत सारे जो है वो माफिया के लोग बैठे हुए हैं जो इस पर काबज हैं। तो जो चाहते हैं मीडिया पे वो ही कुछ हो रहा है। तो जैसा कि हमारे इलाकाई नुमाइंदों के हवाले से है, जहाँ पे टीवी चैनल अपने नुमाइंदे अपॉइंट कर रहे हैं, उसके हवाले से कोई मेरिट नहीं है। पैसे ले लेके टीवी चैनल जो नुमाइंदे रखे हैं, इस पे भी कोई प्रोग्राम करें आप। ठीक है, ठीक है। पहले सवाल का जवाब काजी साहब आप दे दें, जिन्होंने कहा कि हुकूमत का अगर यही रवैया रहा तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी होगी? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास अपने आईनी इख्तियार मौजूद है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं और 11 तारीख तक तो हैं। अभी ये CJP साहब फिर अगले CJP भी आ जाएंगे। अब ये उनकी सवाबदीद है कि क्या कोई हतमी फैसला इस पर करते हैं या वो छोड़ देते हैं इस फैसले को। जो जिलानी साहब जो अगले चीफ आएंगे तो उनके पास हर रेमेडी मौजूद है, मगर वी कैन नॉट स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द कोर्ट, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या फैसला करना है। बहरहाल वो अभी तक जो कोर्ट का मूड है, जो हम उनकी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके अपने ही टेन्योर में ये वन वे और दी अदर ये सेटल हो। जी क्लास, अब मीडिया में माफिया के लोग हैं जो चाहते हैं, करते हैं, इलाकाई जो नुमाइंदे हैं पैसे लेके भर्ती होते हैं। बात तो सच है। अब वो क्या कहते हैं, बात है रुसवाई की। क्या है जरा काजी साहब आप ही फिक्र बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। नहीं, मिसरा कोई भी हो, आपने रुसवाई का जिक्र कर दिया हमारी। नहीं, वो वही है, वो बात ठीक कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कुछ तनख्वाहें उनको नहीं मिलती, उनको ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती, क्वालिफिकेशन। मगर सब इदारों में ऐसा नहीं है, सब इदारों में सर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी कुछ जाती तौर पे बहरहाल मैं भी सर काजी साहब थोड़ा सा आप भी जानते होंगे, आपने डेस्क पे अच्छा खासा टाइम गुजारा है, हमने रिपोर्टिंग में गुजारा है, अभी भी गुजार रहे हैं। तो ये शिकायत उनकी जेन्युइन है और इसी तरह की ही चीज़ें होती हैं। इसलिए मिली भगत है और मीडिया को इस पर यकीनन देखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं लोअर जुडिशरी ठीक नहीं हो सकी आज तक, ऐसे सेम जो लोअर मीडिया है ना, आपका लोअर से मुराद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके नुमाइंदे हैं या हमारे हैं, वो भी उसी तरीके से ठीक नहीं हो सके। जब हम लोअर जुडिशरी की शिकायतें करते हैं, वहाँ पे बड़ा मैसिव किस्म की लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इरेगुलरिटीज है, बला बला बला। ये मेरी और आपके खिलाफ जिंदगी भर रहेगा। ऊपर से ठीक करेंगे तो नीचे तक ठीक होगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। चले बात सुने, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में तो रिश्वत नहीं ली जाती ना, ये हम सब जानते हैं, कोई नहीं लेता रिश्वत। तो उससे आपके लोअर जुडिशरी आपके ठीक इंडिविजुअल करैक्टर्स होते हैं। जो करप्ट है उसने पैसे लेने हैं, जिसने माल कमाने आगे लेना है, जिसने नहीं लेना काजी साहब इंसेंटिव नहीं होता। ऊपर वालों को जितनी तनख्वाहें देते हैं नीचे देना शुरू कर दें तो नहीं होगा। 2-3-4 मिलियन तनख्वाह हो ना, सिविल जज की तनख्वाह 3-4 मिलियन कर देते हैं। आगे बढ़ने दें काजी साहब, काजी साहब एक मिनट शाजिया, ये फार्मूले नाकाम हो चुके हैं। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा के देखी, थाना कल्चर बदल गया आपका। क्या हुआ? आप कहते थे तनख्वाहें बढ़ा गए, उन्होंने लूट मार भी ज्यादा की है, जुल्म भी ज्यादा करते हैं, मारते भी। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। मान लें कि हम मॉरली तौर पर करप्ट हैं, हम फाइनेंशियली तौर पर हम इरेगुलरिटीज करते हैं, मुंह ज़बानी हम सारे लिप सर्विस करते हैं। बात उन्होंने ठीक की हमारे कॉलर साहब ने कि लोकल लेवल पे हमारे नुमाइंदे मोस्टली, सब नहीं करते होंगे, आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट। आप जब ये कहते हैं ना टॉप से ठीक हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो रिश्वत नहीं ले रहे ना इस वक्त, तो नीचे क्यों काम ठीक नहीं हो रहा? मैं तो ना किसी की कसम खा सकता हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि ले रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मगर मैं एक अमूमी बात ये कर सकता हूँ कि आपके ओवरऑल जो रूलिंग क्लास है उसमें स्टैगरिंग करप्शन है। वहां बैंकों में जाके अकाउंट देखें इनके, कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं अर्ज नहीं कर सकता, जो अकाउंट देख के आए हैं लोग। डॉक्टर इकराम हक ने जो मुझे अकाउंट बताए हैं और जिस चीज के बताए हैं बता नहीं कर सकते, मैं बता नहीं क्यों नहीं बता सकते? आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, बोले बताएं। मेरे हाथ में कागज आएगा, आपके मुंह पे टेप लगाई है, मेरे हाथ में कागज आएगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन बात यह है कि आपकी टॉप की करप्शन है और नीचे आपने जिंदगी ऐसी उस्तवार कर दी है कि आपने सिवाय चोरी और बदयांती के आप समझते हैं कि अगर मुझे अपने एडिटर से कम तनख्वाह मिलती है तो मुझे ये हक पहुंच गया कि मैं लोगों से पैसे पकड़ना शुरू कर दूं। गिव मी राइट, आपकी तनख्वाह मुझसे ज्यादा है तो मैं जाकर पैसे पकड़ूं, मैं जाकर लोगों की जेन्युइन शिकायतें जब कंप्रोमाइज, झुकना, बदयांती के अलावा कोई रास्ता ऊपर जाने का रहे ना, तो शरीफ आदमी पीछे रह जाते हैं। ये हर एक का इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है।
इसका ऊपर नीचे तो से कोई होता है, लेकिन अगर आगे आप बढ़ने दे, इज्तिमाइयत को ठीक करें आगे तो बढ़ने दे, आगे बढ़ने दे। क्लासा साहब, कल जिस तरह तारिक मलिक ने इंकशाफात किए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में, ऊपर से उनको धमकियां मिलना और सेनेटर्स ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि क्या ये स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब खतरे में था जो उनको बचाने के लिए किया गया। तो ये सूरत हाल सारी किस तरफ जा रही है? क्या इनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे अभी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए तारिक मलिक? मेरा नहीं ख्याल कि तारिक मलिक ने जो कल वहाँ पे बयान दिया है कि उनका एतमाद इससे कमज़ोर हुआ है, बल्कि मुझे लगता है जिस तरह की सपोर्ट उनको मीडिया, अदलिया और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मिले, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बात के जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बाज नहीं आएंगे ना। इन्होंने 12 अक्टूबर से कोई सीखा है। जो कल बात वही की गई कि इन्होंने 12 अक्टूबर को भी इसी तरीके का लोगों की बरतरफियां की गई थी, यही कुछ हुआ था रातों रात। उस वक्त भी रातों रात ये काम चल रहे थे और ये राना मकबूल साहब गिरफ्तार करने के लिए आर्मी चीफ को नवाब शाह भेजे गए थे। अभी वही काम किया गया है। जो अब जो उन्होंने वहाँ पे आके चीज़ें बताई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरा ख्याल है हुकूमतें इस तरह नहीं चलती होती, फ्रॉड पे, धोखे पे, वो आप उस पर डिसेप्शन पे कि बिग डिसेप्शन की जाए, आप इस तरह की चीज़ें करें। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है कल, और पहली दफ़ा उन्होंने सरकारी तौर पर गुफ्तगू की तारिक मलिक ने। उनका कहना था कि इतवार वाले दिन उनको एक टेलीफोन कॉल आई लाहौर से और उन्हें बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए सब्सिडी सपोर्ट कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो नादरा हमें उसमें हेल्प करेगी ताकि जो उस जेन्युइन लोग हैं उन तक वो सब्सिडी पहुँचे, तो गलत घोस्ट किस्म के जो लोग आ जाते हैं उन तक ना पहुँचे। उन्होंने फरमाया कि मैं बड़ा खुश हुआ कि नवाज लीग अब हमारी नादरा की वो जो खिदमात हैं वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने पहले पूरा मंशूर पढ़ा मुस्लिम लीग नवाज का कि इनका मंशूर क्या है, ताकि उसके मुताबिक उनको ब्रीफ किया जाए कि नादरा आपके मंशूर के मुताबिक क्या कुछ काम कर सकता है। वो कहते हैं कि मैंने 3-4 घंटे लगाए, इसके बाद लाहौर गया, ब्रीफिंग तैयार की। जब मैं तैयार होकर जाने लगा शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए तो मुझे फ़ोन आ गया कि शहबाज शरीफ साहब तो मौजूद नहीं है, तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, आप उनसे मिल लें, उनको ब्रीफ कर दें, साथ उनके अपने ऑफिशियल्स होंगे। कहते मैंने उनको 3-4 घंटे लगा के ब्रीफ किया, डिटेल समझाई और सारे बड़े खुश हुए कि वाह जी वाह मलिक साहब, क्या आपने करतब दिखाया, ऐसी ब्रीफिंग, ऐसा काम, हम तो बस बल्ले बल्ले। कहते हैं जब मैं वापस आया अपने होटल के कमरे में तो मुझे मेरे जो जूनियर हैं, जो 5वें नंबर पे हैं, ब्रिगेडियर ज़ैद हुसैन साहब, जिनको इन्होंने कैम मकाम इन्होंने चेयरमैन लगाया, कहते उनका मुझे फ़ोन आया कि सर आप लाहौर में रहें तो बेहतर है, इस्लामाबाद तशरीफ ना लाएँ क्योंकि आप बरतरफ हो चुके हैं। तो मैंने चार्ज संभाल लिया है। ये सारी गेम तैयार हो चुकी थी, प्लान बन चुका था, प्लान बन चुका था, जरा देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे कल ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है, मैंने आज इनको ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग मैंने दी भी है। कहते हैं जब मैंने वो टाइम लाइन इसकी चेक करना शुरू की कि जब मैं ब्रीफिंग बैठा दे रहा था, मुझे 3-4 घंटे के लिए एंगेज रखा गया वहाँ पे, उसी वक्त मेरी यहाँ पे बरतरफी की ये समरी तैयार हो रही थी, वजारत दाखिला तैयार कर रही थी। वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में जो DMG वहाँ पे एक ग्रुप काबिज हो गया है, वहाँ पे बैठे हुए बड़े वहाँ पे फैसला करने वाले कुछ नौजवान, वो बैठे अपने तरीके कवानीन उसमें बना रहे थे। वहाँ से फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में नोटिफिकेशन हो रहा था, कैबिनेट डिवीजन को रात को 4 वजारतें खुली हुई थी, रात 12 के बाद 4 वजारतें खोली गई कि जनाब पाकिस्तान वार लाइक सिचुएशन में आ गया, तारिक मलिक को बरतरफ ना किया गया रातों रात तो सुबह खुदा ना खासा पाकिस्तान का क्या हशर हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली कोई मेरे ऊपर इन्होंने चार्जशीट नहीं किया, जो मेरी कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की। एक चीज़ बड़ी अच्छी की है वजारत दाखिला ने, चौधरी निसार अली खान साहब और उनकी टीम और नवाज शरीफ साहब को दाद देनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि मेरे कंट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मुझे अगर हटाया जाएगा तो 1 महीने की सैलरी और आपकी ग्रेजुटी वगैरह जो बनती है वो आपको साथ दे दी जाएगी। उन्होंने कहा रात के 2 बजे वजारत दाखिला ने चौधरी निसार अली खान साहब ने अपना बंदा भेजा, लेकिन उन्होंने बंदा भेजा, उनके घर गया। इसमें जो बात जो निसार अली खान साहब ने कही है, देखिए उन्होंने बड़ी जायज बात की है कि जी आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि ये 2 नंबर स्याही कौन लाया था। इसके अलावा आप पूछें जो उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कल उन्होंने तकरीर की थी जिसमें नादरा से ना पूछें, नादरा से भी पूछें, नादरा से ना ये इदारे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त पावर में नहीं थी, मगर एक इशू है जो काजी साहब नून का कसूर नहीं, रात के आप 1 बजे बरतरफ कर रहे हैं, 2:30 बजे उनकी बेगम को उठा रहे हैं। आपका भी कमाल है, अगर आप इसको कहते हैं कि नून लीग का कसूर नहीं है तो अंडरस्टैंड कर गए आप। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात उन्होंने कल कही कि जी ये स्याही का जो मामला उठा है जिसमें ये इलेक्शन के रिजल्ट्स डाउटफुल हुए हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है, ये बात तो इसमें तारिक मलिक का क्या कसूर है? तो तारिक मलिक का क्या अगर आप दोनों खातून और हजरत मुझे बात मुकम्मल करने दें तो शायद सवाल की जरूरत ना पड़े आप बीच में। अगर अर्ज ये है कि उन्होंने ये कल कहा कि जनाब, और बात ठीक थी उनकी कि भाई जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था इलेक्शन कमीशन ने स्याही लानी थी और बाकी सरकारी इदारों ने लानी थी, और ये तो बात ठीक है। मगर बस सवाल ये है
कि इस सारा अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर आज हम बक्सा खोलते हैं और गिनना शुरू करते हैं, साहब बहस किसी और साइड पे ले गए। एक मिनट, नहीं, हम यही स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। हम इशू को प्रॉपरली सर, इसको पर्सपेक्टिव, तारक मलिक ने कोई सुआ मोटो नहीं लिया हुआ था, जितना जहन में रखें। तारक मलिक की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं चौधरी निसार अली खान की, जो उन्होंने कल तकरीर की। मैं उसी पे उन्होंने कल तकरीर की, पूरा पर्सपेक्टिव में देखे, मैंने सुनी है तकरीर, आप तो आपने पढ़ ली होगी, मैंने सुनी है तकरीर। ये तारिक मलिक से सर मैं बता रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। लोग गए हैं वहां पे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया था, तारक मलिक ने सुआ मोटो नहीं लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया है कि आप फलां फलां हल्कों में जाएं और वेरिफिकेशन करें। चौधरी निसार को किसने कहा? सर वो गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा है, नादरा ने सुआ मोटो नहीं लिया हुआ। ब्रेक लेने इसमें फर्क है बहुत बड़ा। हाँ जी, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशाम जी, कैसे आप अपनी बात कंप्लीट करें पहले? नहीं, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा हो गया, हमने दो स्टोरीज जो है ना वो अलग अलग, मतलब जो उनकी स्टोरी है उन्होंने की अलग से कि जी, और मलिक साहब का जो हमने किस्सा देखा और मैंने जो उनकी कहानी पढ़ी, इज अपराइट मैन, अपेरेंटली कोई हमें वजह नज़र नहीं आती कि उनको डाउट कर, और जितने इकदाम हमारे उनके नज़र आते हैं तो सरकार को ज़रा देखभाल के चलना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था कि जो डिफेंस खड़ा कर रहे थे चौधरी निसार अली खान, वो उसकी वैलिडिटी क्या है? भाई उनका ये आर्ग्यूमेंट तो है कि भाई वो पावर में तो नहीं जब इलेक्शन हो रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है, जिस तरह क्लासर साहब कह रहे हैं, तो भाई खोल के बक्से देख लें। हाँ, और अगर इसमें हम मुस्लिम लीग नून को तो कह ही नहीं सकते, वो तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जिसने इलेक्शन कंडक्ट किया है उससे जाके ये तो पूछ सकते हैं ना कि आपने किसके फेवर में किया है और किसको नुकसान पहुंचाया। तो ये मामला है, ये आगे चलेगा, देखें क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक स्टोरी आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये सेव द चिल्ड्रन की पहले स्टोरी। हाँ, इसमें कुछ नए फिगर्स आए, हम ना लमसम फिगर दे देते थे। जो अक़वाम मुत्तहिदा के फिगर है उसमें कोई 35 लाख बच्चों के बारे में कहा जाता है हमारे मुल्क में 5 साल की सालगिरह से पहले ही वो तल्फ हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसमें से 35% जो है वो भूख की वजह से मरते हैं, स्टेंटेड ग्रोथ की वजह से मरते हैं। गोया 1 लाख बच्चा जो है वो इस तरह मर जाता है कि उसकी खुराक ठीक नहीं है। अब इसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, इन्होंने कहा जी आईन पाकिस्तान में एक चीज़ लिखी है, मैं वो शिक 38 पढ़ के सुना देता हूँ। आइन कहता है क्लासर साहब, द स्टेट शैल प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ। मैं इसका तर्जमा भी कर देता हूँ कि जो रियासत है वो मुहैया करेगी बुनियादी ज़रूरियात, यानी क्या, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात जैसा कि खुराक, कपड़े, मकान, तालीम और सेहत। ये आइन की आर्टिकल 38 है और 1 लाख बच्चा हमारा मर रहा है। अच्छा, अब मैं ये बात कल भी बहुत सारी डिस्कशन सुन रहा था, हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं जी आइन है, आइन के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ है, ये आइन हमें भूल जाता है। अब बात हुई कल एक जगह मैं देख रहा था जी कि देखें ना जी, ये आप ये जो मुकदमे चल रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उसका ये नतीजा है। अब ये इन्वेस्टमेंट की नेचर क्या है क्लासर साहब? 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है पीपल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, एक होती है कार्टेल फ्रेंडली, माफिया फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हम सुई गैस जो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 1960 से लेकर अब तक, तो इसकी अरबों डॉलर में मालियत होगी। बलोचिस्तान के लोगों को क्या 2 टूटी हुई MRI मशीन मिली? तो जब हम ये कह देते हैं ना कि जनाब इन्वेस्टमेंट आने दें, कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे इन्वेस्टमेंट रुक जाए, रोक लें ये इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे जिल्लत और जो बर्बादी पैदा करती है। मैं आपको और मिसाल इंटरनेशनल देता हूँ कि कांगो में 24 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं और वहां से अरबों डॉलर वो निकाल रहे हैं, वहां जिंदगी जाके देखे कितनी जिल्लत का शिकार है। तो जिस वक्त तक इन्वेस्टमेंट पीपल फ्रेंडली नहीं होती और ऊपर कार्टल्स आपस में लड़ते रहते हैं, भरे अदालतों में, भरे मीडिया में, इस अवाम को उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अवाम का एक मुतालबा है कि इस आइन में ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, वो इन्वेस्टमेंट करें जिससे आइन की शिक 38 जो है वो फुलफिल हो। कायरा साहब आप बोलिएगा। जी जी, क्लास सॉरी क्लासर साहब, कायरा साहब आपके अपने व्यूज़ हैं एंड यू आर अगेन एंटाइटल्ड टू योर व्यूज सर। कल ये क्रिस्टीना लैम्ब ने एक ट्वीट किया है जिस पे पाकिस्तान के बहुत बड़ा सोशल मीडिया के कुछ लोग बड़ा उसको गालियाँ, एक तो आपको पता है हम बड़े अच्छे हैं गालियाँ देने में, ना हम बहस कर सकते हैं, ना डिबेट कर सकते हैं, ना आर्गू कर सकते हैं। तो क्रिस्टीना लैम्ब को कल बड़ी गालियाँ पड़ी क्योंकि मैंने रीट्वीट किया उसके ट्वीट को, मैंने उसको फॉलो करता हूँ मैं। उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की इसकी बदकिस्मती देखें, इस रियासत की और इसके लोगों की। मैं एग्री करता हूँ व्हाट शी इज सेइंग कि पाकिस्तान के पास 200 न्यूक्लियर बम हैं और इसका लिटरेसी में इसका जो दर्जा है कौमों में है वो 180 पे है। दुनिया के 205 मुल्कों में से हम 180 हमारे वो है,
हम नंबर पे आ रहे हैं, और वैसे हमने 200 आइटम बम बना के रखे हुए हैं। उस पे वो उसको गालियाँ दी हमारे सोशल मीडिया ने, वो उन्होंने तबले बजाए। मैं हैरान हुआ कि इस कौम को क्या हुआ है कि वो क्या बात कर, वो ये थोड़ा कह रही है कि आपने 200 बम आपने बना लिए हैं, अब रखें उनको, अब पूरी दुनिया पे एक एक मुल्क पे चलाना है चला दें। हालत ये है, एक आपका 180 नंबर है दुनिया में लिटरेसी रेट पे सर, आप कहाँ खड़े हुए हैं? ये लेवल है जिसकी बात आप करें। रियासत की खाना पीना ये सारी चीजें, इनके अपने पेट तो भर जाए पहले। जो कार्टेल आपकी बात करते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम यही जो LPG वाला स्कैंडल लेके आए हैं, अब जरा इसमें आप इसमें इमेजिन तो करें कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बैठ के LPG के कोटे एक दूसरे को बांट लिए। सियासतदान भी शामिल हैं उसमें, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं उसमें, आपके फौजी जनरल्स भी शामिल हैं। वो नैब जिसने अपने मुलजिम को गिरफ्तार किया था इकबाल ज़ैद अहमद को, उसी से वो कोटे ले रहे हैं, उसी के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं। मालिक साहब के प्रोग्राम में मैं आपको देख रही थी जहांगीर बदर के साथ बैठे, तो बिल्कुल हर चीज से इनकारी थे कि किसी में उनके हिस्सेदार नहीं। क्लास साहब, मुझे जो मजा आया ना इस बात में, बात देखें, ये अदालत ने फैसला कर दिया है, कल वो रिव्यू में भी जाएंगे, खबरें यही हैं, 11 के बाद वो रिव्यू में जाएंगे जो दूसरी पार्टी है। बात यह है कि जो हमें पीप करने का मौका मिला है, हमें झांकने का मौका मिला है कि तकरीर कैसी होती है, पिंडाल के सामने आए अवाम, हम क्या कर देंगे तेरे लिए, ऊपर जाके पता चलता है ठेका इधर मिलना है, ठेका उधर मिलना है, ठेका जायज मिला था, ठेका नाजायज मिला था। ये जो 1 लाख बच्चे भूख से मर जाते हैं, इसमें LPG के ठेके वाले का किसी का बेटा है या नहीं है? तो हमें ये बताएं, इस पे जो शो करेंगे ना मंडे वाले दिन करेंगे कि जनाब ये जितने जर्नेलों के सियासतदानों के इनके नाम हैं, इनके पास इतना बेसिक पैसा कहां से आया है कि एक कंपनी इन्होंने रातों रात खड़ी की है और LPG की इन्होंने कंपनीज बनाई हैं, ये कोटे लिए हैं, ये पैसा कहां से आया? कोई टैक्स रिटर्न्स में शो किया है? एक यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल की क्या सैलरी है, उसको कितने पैसे मिलते हैं, कितना उसमें से वो बचा सकते हैं अपनी फैमिली रन करके? ये पैसा कहां से आया ओवरनाइट इन जर्नलों के पास, इन ब्यूरोक्रेट्स के पास, जो अरबपति? इस मुल्क का जो आप देखें सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है, ये जितनी कीमतें बढ़ती हैं उसका सबसे बड़ा फायदा बेनिफिशियरी ये 3 तबके हैं। जो कार्टेल्स हैं जिसकी बात आप करते हैं काजी साहब, इसमें जनरल बैठे हुए हैं इन LPG कंपनी में, इसमें सियासतदान बैठे हुए हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और मिल के एक दूसरे को फायदे दे रहे हैं। ये कभी उसको पकड़ लेते हैं, कभी इकबाल ज़ैद अहमद को गिरफ्तार कर लेते हैं, और कभी उसको रिहा कर देते हैं, और कभी उसके साथ डील कर लेते हैं। अब वही नैब, एक मिनट काजी साहब, वही नैब जिसने इकबाल ज़ैद अहमद को 1999 में मुलजिम के तौर पर पकड़ा था, आपने इरेगुलरिटीज के, वो बिजनेस पार्टनर हैं। इस मुल्क की जाति देखें, जुल्म देखें, ये कैसा इस मुल्क के साथ हो रहा है। वो नैब के 2 चेयरमैन मुनीर हफीज और खालिद मकबूल, जो उनके मुलजिम थे, वो मुलजिम के पार्टनर हैं आजकल, वो बैठ कर उसके साथ कारोबार करते हैं। हफीज, ये गवर्नर के पास इतना पैसा कहां से आ गया था? आपने कल उस महफिल में ये भी बताया था जब आपकी मुलाकात हुई, तो यहाँ यही होता है। एक और आपने बंदे की मिसाल दीजिए कि मैं तो पहिए लगा देता हूँ, इसको अपना क्या कहते हैं, जो फाइलों को पहिए लग जाते हैं, ये सारा निजाम हमें भी पता है। मगर एक मुझे कल तकलीफ हुई, जब भी बात होती थी वो जी ठेका किसी रेडी वाले को नहीं, हम रेडी वाले की इज्जत कब करेंगे? एक दफा लगारी साहब ने एक किसी पॉलिटिशियन के बारे में कहा कि इनके वाले साहब तो पकौड़े बेचते थे, तो मैंने अर्ज किया कि हजूर मुमकिन है इस पॉलिटिशियन के दामन में यही तकरीम हो, यही इज्जत हो कि उसका बाप एक मेहनत कश था, वो इस मुल्क के मफाद की बाहर नहीं बेचा। हमें ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आप जरा कल या तो मेरा गुस्से में प्रोग्राम देख रहे थे, या आप मेरा रजाई में कंफर्टेबल लेवल में सो के देख रहे थे। रेडी वाले को इस तनाजुर में नहीं कहा कि मैं कि ये जो है रेडी वाले को इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने कोटा नहीं दिया इकबाल ज़ैद अहमद साहब ने कि ये लें, आप कोटा लें, आपकी अपनी जिंदगी बदल जाएगी। इन्होंने भी जर्नलों को कोटे दिए हैं, इन्होंने भी सियासत जो इनको फायदा नुकसान दे सकते हैं। इकबाल ज़ैद अहमद आपको मुझे क्यों कोटे नहीं दे सकता सपोज, या किसी आम आदमी को क्यों नहीं देगा कि हम इनको पैसे और पैसे नहीं लिए गए इस खेल में? आपका क्या ख्याल है? खालिद मकबूल ने 50 लाख रुपया दिया था, या आपका ख्याल है मुनीर हफीज जनरल साहब ने इनको 1 करोड़ रुपया दिया था? एक स्टोरी तो हमारे कहने पे करें ना, अगर दिए थे हमारे कहने पे करें ना, एक स्टोरी ये कर प्लीज करें। मैं आने एयर कह रहा हूं कि अगर ये आप कह रहे थे कितने टन का ठेका है, ये 10, 15, 20 टन के ठेके में माल कितना महीने का बनता है, ये तो बताएं। ये तो सर 30 लाख रुपया महीने का मिल। बाद जो स्लीपिंग पार्टनर है जिन्होंने शेयर दिया हुआ है, बड़े ऑनरेबल सियासतदान हैं, उनको 30 लाख रुपया घर बैठे चेक मिलता है कि सर यू आर स्लीपिंग पार्टनर, आपके कोटे का ये पैसे आपके हुए। वो तारिक अजीज साहब जैसे नीलाम ऐसी वेलफेयर स्टेट आपको ग्लोब पे कहीं मिलेगी? और ऐसी वेलफेयर स्टेट यस, लास्टली वो जो तारिक अजीज नीलाम घर में कहते थे ना, ये इलेक्ट्रा फाइन आपका हुआ, तो ये 30 लाख रुपए का चेक हजूर आपके घर बैठे आपका हुआ। आप रखें, मजे करें। क्या था, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ तरक्याती स्कैंडल्स का फैसला सुना दिया है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लास साहब, जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्कैंडल की तहकीकात में कोई संजीदा नहीं है, लगता है एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी निसार अली खान साहब जो है, सारा जोर जो उन्होंने लगाया ड्रोन पे लगाया हुआ है, उन्होंने अमेरिकन मतलब मजम्मत पे लगाया हुआ है, आजकल नादरा चेयरमैन के साथ सींग गड़ाए हुए हैं, लेकिन जो असल काम करने का है ना वो नहीं करने वाला। अच्छा, मुझे इसके साथ एक रेलिवेंट आज खबर याद आ गई, काजी साहब की इंटरेस्ट की है कि एक तरफ तो यहाँ बम्बार्डमेंट की जा रही है अमेरिकन की पॉलिसीज़ की, फेयर एनफ ठीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ कल अमेरिकन सफ़ीर से इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने मिन्नत तरले कराए हैं कि आप हजूर 2014 के बाद तो पाकिस्तान से चले जाएंगे, नहीं सॉरी आप अफगानिस्तान से चले जाएंगे, पाकिस्तान में तो रहेंगे सारी उम्र, आप चले जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद जो हमें कोलेशन सपोर्ट फंड की माल में कोई माल पानी मिलता है जो जना मुशर्रफ दौर में मिलता है, तो उसका क्या बनेगा, वो तो जारी रखें आप। उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने हमारे हिज एक्सीलेंसी ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, गौर करेंगे, 2014 में जब निकलेंगे ये जो आपको हम कुछ डॉलर दे देते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, कोई माल पानी आपका खरा कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ करेंगे। सो चौधरी निसार अली खान साहब किसी वक्त सरताज अजीज़ साहब को भी वो गैरत का ज़रा कोई थोड़ी सी डोज दे दें, जो वो ताने देते रहते हैं जी कि पूरा मुल्क जो है वो उसको गैरत करनी चाहिए, अमेरिकन पे साहब ने डट जाना चाहिए। तो कल इसहाक डार साहब बाकायदा मिले हैं अमेरिकन सफ़ीर से और मिन्नत तरला किया गया। ये रिपोर्ट हुआ है आज के अखबार में, मैं आपके साथ कोई एक्सक्लूसिव नहीं शेयर कर रहा, कि उन्होंने कहा हजूर आप जाते वक्त कोई हमारे लिए माल पानी का बंदोबस्त करके जाइएगा, 2024 तक आप हमें पैसे देते रहें, हमें माल मिलना चाहिए। ये वैसे साथ में आ गई बात। सही। अब आते हैं जो कल अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। 145 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बनाया गया। इस्लामाबाद में 1500 सीसीटीवी कैमरे लगने थे, गैजेट्स लगने थे, फाइबर यहाँ पे उन्होंने वो डालनी थी, केबल्स डालनी थी ताकि शहर को सिक्योर किया जाए, एक्सप्लोसिव वगैरह डिटेक्ट किया जाए, दहशतगर्दों को रोका जाए। 145 मिलियन डॉलर का मनसूबा बनाया रहमान मलिक साहब ने, उस पर करप्शन की स्टोरी आई तो उसको रिवाइज करके 125 मिलियन डॉलर किया गया। एक चाइनीज कंपनी को पकड़ा गया, उन्होंने कहा जी लोन हम आपको चाइनीज बैंक से लेते हैं, माल हम आपको सप्लाई करेंगे, कोई टेंडर नहीं है, कोई बोली नहीं है। उन्होंने चाइना बैंक से वहां से 125 मिलियन डॉलर का लोन लिया, उसमें से 68 मिलियन डॉलर उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया चाइनीज कंपनी ने। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां पे स्क्रैप हुआ। चाइनीज कंपनी 68 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान के 7 अरब रुपए के करीब बनते हैं वो लेके वो चाइना वापस चली गई। हम उस चाइनीज बैंक को 120 मिलियन डॉलर की कर्जा और उस पर हम अपना सूद दे रहे हैं। ये पूरा स्कैंडल है। अब इस पे कल ब्रीफिंग थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर में, वो तलहा महमूद साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने बुलाया हुआ था। ये चौधरी निसार अली खान साहब और इनके नए सेक्रेटरी लगे हैं शहद अली खान साहब, दोनों खान हैं अल्लाह के फजल से, नाम आलमोस्ट मिलता जुलता है, कि तशरीफ़ लें, हमें ज़रा ब्रीफ करें कि ये जो स्कैंडल रहमान मलिक साहब के दौर में आया था और पाकिस्तान की तबाही बोल कर मलिक साहब वापस चले गए हैं, लंदन है, पता नहीं कहाँ है आजकल, तो ये क्या हुआ सारा। ना चौधरी निसार अली खान साहब पेश हुए वहाँ पे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी मना कर दिया शहद अली खान साहब को कि आपने भी नहीं पेश होना। ये वहद वजारत है काजी साहब जो मैंने नोट किया पिछले 15-20 साल इस्लामाबाद में, जिसका वजीर भी कभी पेश नहीं होते सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसका सेक्रेटरी भी पेश नहीं होता। ऐसे मुझे याद फैसल साले हयात साहब थे, उनके साथ कामरान लशारी साहब थे, वो भी डिफाई करते थे। सदीक अकबर साहब यहाँ पे रहे हैं, वो भी डिफाई करते थे। अब शहद अली खान साहब वो सिविल सर्वेंट हैं, उनकी क्या जुर्रत कि वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश ना हूं। कल उन्होंने क्लियरली तौर पर वो पेश नहीं हुए, ना चौधरी निसार अली खान साहब हुए। ये उनकी डिग्निटी और शान के खिलाफ है दोनों के। उससे ये साबित होता है, कल सेनेटर्स ने भी कहा इतना बड़ा स्कैंडल है, इसको कोई टच करने को तैयार नहीं। इस मुल्क का यार खुदा का खौफ करें। 120 मिलियन डॉलर का आपने लोन लिया है, जिसकी रिपेमेंट शुरू हो चुकी है, जिसमें से 68 मिलियन डॉलर वो चाइनीज कंपनी लेके चली गई। आप लोन भी दे रहे हैं, पैसे भी चले गए, उसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, उसको कोई टच नहीं कर रहा। इस मामले पे मैं थोड़ी सी बात काजी साहब, इस मामले पे चौधरी निसार अली खान साहब एक बयान दें आज कौमी असम्बली में। वो वैसे उठते हैं, सारा दिन सुनते रहे थे मीडिया को, आज जरा सुने, कौमी असम्बली जाएं। और बड़े बहादुर आदमी, मैं बड़ा एडमायरर हूं चौधरी साहब की बहादुरी का भी, गुफ्तगू का भी, इंटेलिजेंस का, मैं मीन इट, ये 3 चीजें उनमें हैं, अच्छी हैं। आज जरा बहादुरी दिखाएं। अपने जो उनके पहले वजीर दाखिला ये रहमान मलिक और बाज ने मिल के ये पाकिस्तान को लूटा है इसमें, और जिस तरह पाकिस्तान के वसाइल इन्होंने आके ज़ाय किए हैं, और उसके बदले हमें टेक्नोलॉजी भी हम नहीं ले सके, इस्लामाबाद सिक्योर भी नहीं हुआ। आज हमें बताएं कि रहमान मलिक का इस पूरे खेल में, गेम में क्या हिस्सा था, क्या शेयर था और कितना नुकसान हुआ है। एक रेफरेंस बनवाएं और नैब को भिजवाएं अगर उनमें जरूरत है तो। बाकी तो सारी वो धमकियां देते हैं, इस पे भी करें कोई थोड़ा। एक फिक्रा कमेंट करके अगली स्टोरी पे जाता हूं, बात करते हैं। बात यह है कि जब CSF फंड जो है, कोलिशन सपोर्ट फंड, भीख, आपको IMF के आगे घुटने टेकना जरूरत नहीं है।
यहाँ इतना माल है जो उधर जा रहा है, कभी स्विस बैंकों में जा रहा है, कभी ये सुना रहे हैं, ये लल्ले तलल्ले होंगे, हमें खिलाने के लिए कर्जा लेके हमसे फिर उसको दिलवाएंगे। ये कहानी है। आपने नेल्सन मंडेला की बात करें, ये पढ़ के लगता है कि बहुत कम लीडर दुनिया में इस तरह के पैदा होते हैं। लेकिन इसमें ना मैं दोनों पहलू आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो पहलू एक बड़ा सेंटली फिगर है उनका, और है भी 27 साल उन्होंने जेलों में काटे, 1918 में पैदा हुए थे और तहरीक चलाई, और फिर उन्होंने अपार्थाइड या जिसे आप नस्ल प्रस्ती को खत्म किया। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बातें हैं कि आज फिर साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़े बहरान में है, और उसमें यह हुआ है कि उन्होंने सियासी तौर पर तो आज़ादी दिलवाई, लेकिन जो मैशत थी, मिसाल के तौर पे मैं कुछ फिगर्स आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका में हर 3 कालों में से 1 काला बेरोजगार है, जबकि हर 20 गोरों में से 1 गोरा बेरोजगार है। तो वो जो एक इकोनॉमिकली जो होल्ड था वो तोड़ने में वो नाकाम रहे जो वाइट आबादी का था। लिहाजा आज हम देखते हैं, मैं ये पढ़ रहा था कि मोस्टली जो मीनियल जॉब्स हैं वो काले करते हैं, मतलब वो जो अर्दली हैं काले हैं, गार्डनर माली जो हैं वो काले हैं, घरों में हाउस मेड जो हैं वो काली। तो एक और फिर हाल ही में हमने मारिकाना, लेकिन उनके राइट्स के लिए लड़े तो बहुत। अच्छा, लेकिन अब उसमें भी एक जोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है कि ये जो गोरे और उमराद रात जो वहाँ बड़ा पॉपुलर, वो कहते हैं कि भाई हम वोट तो कालों को दे देंगे मगर बैंक नहीं देंगे। तो बैंक और माल तो कब्जे में रहा उनके, और उसके साथ एक काली क्लास भी आ गई। कौन सी? जो रूलर्स आए, तो एक उनमें से टोकनिज्म जरूर हो गया। तो एक तरफ जहां उनकी स्ट्रगल की बहुत बड़ी कहानी है और हर जगह उनके कतबे लगाए हुए हैं, और वेस्ट उनको इसलिए भी एडमायर करता है क्योंकि उन्होंने उनकी जो मैशत है उसको अटैक नहीं किया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो जो गोरों के वहां राइट्स थे वो प्रिजर्व रहे, इस हवाले से थी उनकी। ये मैं आप पाकिस्तानी मंडेला का आप जिक्र करने वाले थे कुछ? मैं नहीं, पाकिस्तान के भी मंडेला हैं, अब उसका जिक्र किए बगैर काजी साहब नेल्सन मंडेला साहब की कैसे पूरी हो सकती है? ये कैसे हो सकता है कि आप साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला का जिक्र करें जो हमारे मंडेला साहब हैं, 10 साल जेल में रहे, आप उनका जिक्र ही नहीं किया। ये और बात है कि नेल्सन मंडेला साहब किन इल्जामात पर अपनी कौम के लिए 28 साल जेल गुजारी, क्या उनका वहाँ पे वो था, उन पे इल्जामात के थे, कौम पे थे? हमारे नेल्सन मंडेला साहब पे क्या इल्जामात हैं, क्या उन्होंने जेल वो की और दाद देनी चाहिए, वो फिर भी वो मर्द हुर बन गए, फिर भी वो उसके बाद भी नेल्सन मंडेला, अब उसको ना अप्रिशिएट करें तो काजी साहब की जाती है बस। लेकिन नहीं, इसमें आज मैं नजीर नाजी साहब के कॉलम का जिक्र कर दूं जो दुनिया अखबार में छपा है, उसका वो मैं बेटा या नवासा की भाई अब एक लेगेसी है अपना बिलावल साहब के पास, एक उनके नाना की लेगेसी है, उनके जो नाजी साहब ने बड़ा खूबसूरत लिखा, और साथ ये कि उनके वालिद की है, तो वो कहाँ जाते हैं, क्या फैसला करते हैं। बड़ा अच्छा कॉलम है। बहरहाल ये एक लेगेसी एक छोटी सी एक लेगेसी जो है बिलावल भुट्टो साहब खुद भी बना रहे हैं, वो है ट्विटर पे अपने से बड़ों को गाली देने वाली लेगेसी। ना उनके नाना में थी, ना उनके बाप में इस तरह की। जरदारी साहब को कुछ भी कह लें, डिसेंट मैन, अच्छे तरीके से मिलते हैं, मुहज़्ज़ब आदमी है, वो भी कम अज कम इस तरह पब्लिकली वो प्राइवेट लाइफ में सारे लोग 19-20 गालियां दे लेते होंगे, हम भी करते होंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन जब अब पब्लिक लाइफ में आके करते हैं तो उन्होंने ये ट्विटर पे अनवर बेग को जिस तरह की गाली दी थी, इवन मैं आपको बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर एलिमेंट्स ने भी इस पे इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया कि एक नौजवान बच्चे को इस तरह ट्विटर अकाउंट पे जो लाखों फॉलो करते हैं, जिसमें उनको गालियां नहीं देनी चाहिए। मैं आपका आज का कॉलम डिस्कस जरूर करना चाहूंगी नाज़रीन, बहुत अच्छा कॉलम है क्लासेस आपका, गार्शा का बूढ़ा कर्नल और मेरे बच्चों का ख्वाब। क्लास साहब, आपका कॉलम पढ़ के मुझे ये अंदाजा हुआ कि आपके बच्चे चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद किताबों की दुकान खोल लें, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्लॉप हो जाएगी और ये पढ़कर लगा कि खरीदने वाला कोई नहीं, तो आप दुकान खोलकर क्या करेंगे? ये यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जहाँ से मैं अक्सर किताबें लेने जाता हूँ, यहाँ पे मिस्टर बुक्स के हैं, यूसुफ भाई हम उनको कहते हैं, बड़े शानदार आदमी हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, मैं यूसुफ भाई मुझे मशवरा दें, मैं कि किताबों का कारोबार कैसे होता है। तो वो हैरान है, उन्होंने कहा खरीद है आपने क्या करना है? मैं कि मेरे बच्चे मुझे एक दिन कह रहे थे कि बाबा जितनी किताबें आप लेते हैं या करते हैं तो बेहतर है आप जब रिटायर होना अपनी दुकान खोल लीजिएगा आप। तो खैर उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ें शेयर की जो हमें भी नहीं पता था कि जनरल जिया जो हैं वो किताबें उनसे मंगवाते थे और अपनी जेब से देते थे। जनरल जियाउल हक वहद लीडर थे जो यूसुफ भाई कह रहे थे, उनसे रियायत भी करवाते थे कि 5,400 रुपए का बिल बना है तो कहते यूसुफ भाई फिर 400 रुपया छोड़ दें। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहबा किताबें लेते थे। जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी वो ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बल्टेन रसल सारा मंगवा के पढ़ा है जेब में, इस्लामिक एनसाइक्लोपीडिया उन्होंने जेल में मंगवा के पढ़ा है। कि हमारे मौजूदा वजीर आजम नवाज शरीफ किताबों के शौकीन नहीं है, यूसुफ गिलानी किताबें नहीं पढ़ते, हाँ वो नहीं पढ़ते, इसीलिए तो ये किताब जो नहीं पढ़ेगा वो नया विजन कहां से दे सकता है? मतलब हम साहब आप फिर मुझे कहेंगे, मैं आपकी स्टोरी में कभी कभी कर देता हूं, शेक्सपियर के बारे में कहा गया था कि उसने प्लूटार्क की एक हिस्ट्री पढ़ रखी थी और उस पर उसने कितना काम किया। तो बाज लोग बहुत थोड़ा पढ़ के बहुत ज्यादा इक्तसाब कर लेते हैं शायद। तो इसलिए मैंने कहा
इसलिए मैंने कहा कि जब मेरे बच्चों का ये जो ख्वाब है ना कि हमारे बाबा को जो है ना रिटायरमेंट के बाद किताबों की दुकान खोलनी चाहिए, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो यकीनन, तो मेरा नहीं लगता, क्योंकि इस मुल्क में किताब को नहीं पढ़ता। इवन यूसुफ भाई ने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी किताबों के कारोबार को आगे बढ़ाने के तैयार नहीं कि आप यहाँ किताबें। इसलिए क्लास साहब आप बिल्कुल ये ख्याल आप अगले प्रोग्राम में मुझे याद दिलाइएगा, किताबें बड़ी महंगी होती थी तो हमने किस तरह तालिब इल्मी के जमाने में एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई थी। ये बड़े दिलचस्प बात है, किसी और प्रोग्राम में बताएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम आप क्लास साहब का कॉलम जरूर पढ़िएगा, आपको सारी रियलिटीज पता चल जाएंगी, कौन किताबों का शौकीन था और कौन नहीं। प्रोग्राम में आज आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।